नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुमनश्री एजुकेशन चैनल पे। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बृहत्तर भारत। किस तरह भारत का निर्माण हुआ और यहाँ की संस्कृति बाहर विदेशों में कैसे पहुंची, उसके बारे में जानकारी लेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की। आज के इस टॉपिक में हम बृहत्तर भारत का निर्माण कैसे हुआ, कैसे यहाँ की संस्कृति ने दूसरे देशों में जाकर अपना प्रभाव स्थापित किया, यहाँ के ग्रंथ और विचारों का प्रसार कैसे हुआ, उसके बारे में। सबसे पहले हम प्राचीन भारतीय इतिहास का अगर रोचक पक्ष देखें तो भारत की सीमाओं से उस ओर के देशों के जीवन और संस्कृति पर भारत का प्रभाव पड़ता है। यानी कि भारत की सीमाओं से बाहर के जो भी देश थे, उन देशों में यहाँ के जीवन और संस्कृति का प्रभाव पड़ा और उन देशों में भारतीय दर्शन और विचार का प्रवेश हुआ और जिससे वहाँ भारतीय संस्कृति फली फूली और इस प्रकार से बृहत्तर भारत बन गया। विश्व में अनेक देश हैं जहां हमारे देश की संस्कृति का प्रभाव उनके समाज के हर क्षेत्र में आज भी दिखाई देगा। भारतीय संस्कृति और सभ्यता का अगर प्रचार की बात करें तो भारत की सभ्यता और संस्कृति विश्व में उन्नत है। सम्राट हर्ष के काल तक भारत जो था वो कला, साहित्य, शिक्षा, विज्ञान में संपूर्ण विश्व में आगे था और इसी कारण प्राचीन काल में भारत जो था वो सब देशों में क्या था, विश्व गुरु कहलाता था या विश्व गुरु है। तो ये बात आप समझें कि भारत की सभ्यता और संस्कृति जो है वो विश्व में उन्नत रही सम्राट हर्ष के काल तक। यानी कि उस समय तक जब तक सम्राट हर्ष बैठे हुए थे, हर्षवर्धन, उस समय तक भारत कला, साहित्य, शिक्षा, विज्ञान, इन संपूर्ण जो विषय हैं उनमें विश्व में आगे था और इसीलिए प्राचीन काल में भारत विश्व गुरु कहलाता था। भारत में नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला और गया के जो विश्वविद्यालय हैं वो शिक्षा के बड़े केंद्र थे। आपने इन जो विश्वविद्यालय हैं उनका नाम बार बार सुना होगा और हर एग्जाम में इन प्राचीन विश्वविद्यालयों के जो नाम हैं वो पूछे भी जाते हैं और इनकी विशेषताएं जो है आप जानते हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जो शिक्षा के प्रमुख विश्वविद्यालय थे, जो शिक्षा के बहुत बड़े केंद्र थे उस समय, प्राचीन भारत के समय में। तो उस समय ये बताना चाहता है कि भारत जो था वो विश्व गुरु कहलाता था यहाँ की शिक्षा के लिए। यानी कि उस समय भी नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला और गया जो विश्वविद्यालय थे वो शिक्षा के बहुत ही बड़े केंद्र थे। भारत के अलावा, यानी कि यहाँ पर भारत के अलावा चीन, जापान, श्रीलंका, तिब्बत, मंगोलिया, कोरिया के देशों के विद्यार्थी यहाँ ज्ञान प्राप्त करने के लिए आते थे। आप समझ सकते हैं इस बात को कि कितना बड़ा प्रसिद्ध ये विश्वविद्यालय रहे होंगे। और जब चीन, जापान, श्रीलंका, तिब्बत, मंगोलिया, कोरिया के देशों से अगर विद्यार्थी यहाँ शिक्षा प्राप्त करने के लिए आ रहे हैं तो हमारी यहाँ की शिक्षा, यहाँ का साहित्य, यहाँ का ग्रंथ कितना महत्वपूर्ण होगा और कितना इम्पोर्टेंट रखता होगा अपने उस समय में। इसी तरह से भारत की प्रसिद्धि सुनकर के अनेक जो विदेशी यात्री थे यहाँ पर आए। यानी कि ये जो बात है वो आप समझने की कोशिश करें कि सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में ही नहीं बल्कि हर क्षेत्र में यहाँ का जो ग्रंथ था वो महत्वपूर्ण था। और यहाँ भारत की जब प्रसिद्धि वहाँ के देशों में सुनी तो सिर्फ विद्यार्थी ही नहीं आए बल्कि विदेशी जो यात्री थे वो भी यहाँ पर भ्रमण करने के लिए आए। उस समय कौन कौन से प्रमुख चीनी यात्री भारत आए, जिसमें फाहियान है, हेनसांग और इत्सिंग। आपको याद होगा कि फाहियान जो था वो कब आया, किसके शासनकाल में आया, इसका जवाब आपको देना है क्योंकि इससे पहले हम इस टॉपिक पर पढ़ चुके हैं कि किसके समय में फाहियान जो था वो भारत आया था। इसी तरह से हेनसांग है, इत्सिंग है, इनके बारे में भी आप देखना। आपको इससे संबंधित जो वीडियो अपलोड है आप ज़रूर देखें तो इनके बारे में जो जानकारियाँ हैं किस किस के शासनकाल में ये भारत आए थे उनके बारे में। अब हम बात करते हैं कि विदेशों में भारतीय संस्कृति को फैलाने में ये जो विदेशी आए थे, चीनी यात्री आए थे, उन्होंने बहुत जो था सहयोग दिया, योगदान दिया। यहाँ पर ये क्या करने आए थे, ज्ञान और विज्ञान का इन्होंने यहाँ आकर के अध्ययन किया और साथ ही साथ जब ये लौटने लगे तो ये भारत की संस्कृति, साहित्य और ज्ञान को अपने साथ ले गए। यानी यहाँ का जो ग्रंथ था उन ग्रंथ की किताबों को अपने साथ लेके गए और साथ ही इनका अपनी भाषा में अनुवाद किया। अब जिस तरह से ये यहाँ से ग्रंथ लेके गए हैं वहाँ अपनी ही भाषा में अगर ये अनुवाद कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि वहाँ के लोगों ने इस साहित्य को, इस ज्ञान को पढ़ा होगा। तो इस तरह से भारतीय संस्कृति का विदेशों के अंदर भी बहुत जो है
प्रचार और प्रसार हुआ। प्राचीन समय में भारत में उद्योग और व्यापार अपनी चरम सीमा पर थे। भारत की बनी वस्तुओं का विदेशों में खूब मांग थी और बहुत सा माल विदेशों में निर्यात भी किया जाता था। व्यापार होता था किन रास्तों से? जमीन और समुद्री, दोनों ही रास्तों से उस समय व्यापार होता था। अब बात करें कि जो निर्यात की जाने वाली कौन कौन सी वस्तुएं थी जो भारत से बाहर भेजी जाती थी, जैसे मलमल है, रेशम, जरी के वस्त्र, छीट है, गरम मसाले, नील, लौह इस्पात की जो वस्तुएं हैं वो भेजी जाती थी। माल जब जाता था तो यह जावा, सुमात्रा, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में, पश्चिमी और मध्य एशिया से आगे तक भेजा जाता था और कुछ क्षेत्रों में भारतीय लोगों ने वहां पर अपनी बस्तियां भी बसा ली थी। इतना ही नहीं, भारतीय संस्कृति, ज्ञान, विज्ञान, साहित्य, धर्म और दर्शन भी वहां पर पहुंचा। दूसरे नंबर पर भाषा और साहित्य की बात करते हैं कि यहाँ के जो संस्कृत के अभिलेख थे वो बहुत दूर दूर देशों में भी पाए गए हैं। कौन कौन से देशों में ये पाए गए हैं, उनके जो प्राचीन नाम है और हम वर्तमान नाम को देखेंगे। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले है श्याम। श्याम का जो अभी का जो वर्तमान नाम है वो है थाईलैंड। इसी तरह से वर्मा यानी म्यांमार, मलय प्रायद्वीप में, जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, ये आदि के जो द्वीप समूह है इन्हें मिलाकर के बनता है हिंदेशिया। यहाँ पर भी संस्कृत के जो लेख हैं वो पाए गए हैं। इसी तरह से कंबोडिया, इसका प्राचीन नाम कम्बूज है, और अनाम यानी चंपा में भी यहाँ पर जो लेख है वो पाए गए हैं। इनमें सबसे प्राचीन लेख ईसा की 2री और 3री शताब्दी के हैं। वहाँ संस्कृत का प्रयोग करीब 1000 वर्षों से अधिक काल तक होता रहा है और हिंद और चीन के अधिकांश भागों में तो आज भी पाली भाषा जो संस्कृत से निकली है दैनिक काम में आती है। तो इस तरह से आप देखें कि यह भारत का जो साहित्य है, भारत के जो संस्कृत के जो अभिलेख हैं वो बहुत दूर तक के जो देश हैं उनमें भी पाए गए हैं। चंपा के अंदर 100 से अधिक संस्कृत के जो अभिलेख हैं वो मिलते हैं। कम्बुज में भी मिले अभिलेखों की जो संख्या है वो इनसे अधिक रही है। वरन वे साहित्यिक दृष्टि से उच्च कोटि के हैं और उसमें सुंदर काव्य शैली में ये लिखे गए हैं। कहने का मतलब ये है कि कम्बुज में जो संस्कृत के जो अभिलेख हैं उनकी संख्या जो है चंपा में मिले हुए संस्कृत अभिलेखों से अधिक है। साहित्यिक दृष्टि से देखें तो उच्च कोटि के हैं और सुंदर काव्य शैली के लिखे हुए मिले गए हैं। यहाँ पर राजा की बात करें यशोवर्मन, जिनके 4 जो अभिलेख हैं वो मिले हैं, जिनमें इन्होंने अलग अलग छंदों का प्रयोग किया है, जैसे कि 50 है, 75, 93 और 108 छंदों का प्रयोग किया है। यानी कि यहाँ के जो राजा हैं बिल्कुल विद्वान हैं। इन्होंने भी अपने अपने जो साहित्य हैं वो लिखे हैं और जहाँ पर इन्होंने बहुत ही सुंदर जो है छंदों का प्रयोग किया है। दूसरे राजा की हम बात करें तो है राजेंद्र वर्मन। इनके 2 लेख हैं जो 2 छंदों का इन्होंने प्रयोग किया है, जिसमें पहले जो लेख मिलता है वो 218 छंदों का है, जबकि दूसरा इनका एक लेख मिलता है जिसमें कि इन्होंने 268 छंदों का प्रयोग किया है। यानी कि यहाँ के जो राजा थे वो कितने विद्वान थे और इन्होंने भी इन साहित्यों में इन छंदों का प्रयोग किया है। यानी कि यहाँ का जो साहित्य था वो उत्तम कोटि का। अभिलेखकों के इन रचयिताओं ने संस्कृत साहित्य के सभी छंदों का प्रयोग किया है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ का जो साहित्य था उस समय कितना जो है प्राचीन रहा है, कितना अच्छा रहा होगा कि विदेशी जो थे इनको पढ़ने की ओर आकर्षित हुए, वे भारत आए, भारतीय संस्कृति को समझने की कोशिश की और लौटते वक्त इन साहित्यों को वो अपने साथ ले गए। अपनी भाषा में इन्होंने उसका जो है डिटेल में उन्होंने इस साहित्य को पढ़ा, अपनी भाषा में उनका जो है अनुवाद किया और वहां पर भी भारतीय सभ्यता और संस्कृति का प्रचार फैला। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि उस समय के जो राजा होते थे, बड़े अधिकारी होते थे, वो भी साहित्यिक कार्यों का नेतृत्व करते थे। इसी तरह से चंपा के 3 नरेशों के विद्वान होने का उल्लेख मिलता है और उन्हीं में से एक तो चारों वेदों के ज्ञाता भी हैं। कम्बुज नरेश यानी कम्बुज, और इसका अगर वर्तमान बात करें तो कंबोडिया, यानी कि कम्बुज नरेश हैं यशोवर्मन। उनके बारे में ये कहा जाता है कि वह शास्त्र और काव्यों का रसिक है। बहुत ही अच्छी पंक्ति जो है कही गई है, या फिर एग्जाम में इस तरह से प्रश्न बन सकता है कि वह राजा या कम्बुज नरेश जो शास्त्र और काव्यों का रसिक है,
तो उस नरेश का नाम पूछा जा सकता है, या फिर ये पूछा जा सकता है कि शास्त्र और काव्यों के रसिक के नाम से किस देश का जो नरेश है वो जाना जाता है, कहाँ का है। तो इस तरह के जो प्रश्न है वो बनते हैं। तो ये कम्बुज नरेश है यशोवर्मन, उनके बारे में ये पंक्ति जो है बिल्कुल सटीक बैठती है कि वह शास्त्र और काव्यों का रसिक था। इसी तरह से जावा, जो इंडोनेशिया का एक द्वीप है जावा, लोगों ने न केवल संस्कृत साहित्य का अध्ययन किया है बल्कि खुद ने भी वहां पर साहित्य का सृजन किया था। बात करें यहाँ के जो ग्रंथ हैं रामायण और महाभारत, इस रामायण और महाभारत का भी जावी भाषा में गद्य अनुवाद जो है वहाँ पर उल्लेखनीय है। और इसी तरह से स्मृति और पुराणों की तरह के शास्त्रों की रचना हुई है। और उस समय की कुछ जैसे रचनाएं हैं जैसे इतिहास, भाषा शास्त्र, आयुर्वेद विषय पर लिखी गई है। जावा के साहित्य में प्राचीन भारतीयों का योगदान उल्लेखनीय कार्य है। वर्मा यानी म्यांमार और सिंघल, इन दोनों ही देशों में बौद्ध धर्म ग्रंथों में पाली भाषा अपनाई गई और जिसने कि नए साहित्य को जन्म दिया जो आज तक चली आ रही है। भारत और चीन संबंधों का जो इतिहास है वो दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से आरंभ होता है। भारत से चीन में जाकर के अनेक भारतीय विद्वानों ने वहाँ संस्कृत ग्रंथों का चीनी भाषा में अनुवाद किया है। इसी तरह से बोधिरुचि एक विद्वान है जो चालुक्य राज्यसभा में नियुक्त थे और वो चीनी राजदूत के साथ नालंदा से चीन गए और वहाँ उन्होंने 53 ग्रंथों का अनुवाद किया। यानी जरूरी नहीं था कि चीन जो विदेशी थे वो यात्री ही चीन से भारत आए, बल्कि भारत से भी चीन में जाकर अनेक विद्वानों ने वहाँ पर संस्कृत ग्रंथों का चीनी भाषा में अनुवाद भी किया था। उन्हीं में से एक है बोधिरुचि जो चालुक्य राज्यसभा में नियुक्त हुए थे और वे नालंदा से चीन गए थे और उन्होंने वहाँ पर करीब 53 ग्रंथों का अनुवाद किया है। यानी कि उसने 53 ग्रंथों का अनुवाद किया था। तिब्बत जो प्राचीन काल से ही भारतीय संस्कृति के प्रभाव में रहा है और यहाँ से नेपाल से शांति रक्षित और उद्यान से पदम संभव, ये विद्वान जो थे वो तिब्बत गए थे। वहाँ उन्होंने तिब्बती लामा धर्म की नींव रखी और वहाँ संस्कृत ग्रंथों का उन्होंने खूब प्रचार किया। अनुवाद करने हेतु उन्होंने वहाँ पर विद्वान जो थे तैयार कर दिए। तो इस तरह से कुछ भारतीय थे वो भी अलग अलग देशों में गए वहाँ जाकर उन्होंने यहाँ के जो ग्रंथ थे उनका वहाँ की जो भाषा थी उसमें अनुवाद किया। इस तरह से यहाँ का जो साहित्य था वो बाहर के देशों में गया, यहाँ की संस्कृति बाहर के देशों में गई और इस तरह से हमारी भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार दूसरे देशों में संभव हुआ। तीसरे नंबर पर है धर्म, यानी भारतीय संस्कृति से प्रभावित भाषा और साहित्य का प्रचार विश्व के जिन क्षेत्रों में देखा वहीं भारत के धार्मिक विचारों और व्यवहारों ने लोगों के मन पर पूर्ण अधिकार कर लिया। वर्मा और श्याम में बौद्ध धर्म प्रधान था। वर्मा यानी कि इसका जो वर्तमान नाम है वो है म्यांमार और इसी तरह से श्याम जिसका वर्तमान नाम है थाईलैंड, यहाँ पर बौद्ध धर्म जो था वो प्रधान था। और जहाँ बौद्ध धर्म प्रधान था वहीं सभी हिंदू देवी देवताओं की जो मूर्तियां भी पाई गई हैं। पुराने विश्वास और रीति रिवाजों ने नए पंथों को प्रभावित किया और इसका जो एक उदाहरण है वो सबसे क्या है कि जावा की प्रसिद्ध लोकप्रिय मूर्ति है भटार गुरु। तो इसका जो श्रेष्ठ उदाहरण इन्होंने यहाँ पर दिया है। तो इस तरह से भारत का जो धर्म है वो वहाँ तक पहुँचा, यानी कि जो बौद्ध धर्म था वो सिर्फ भारत में नहीं भारत से बाहर यानी वर्मा, श्याम आदि जो देश थे वहाँ तक गया है। जैसा कि हमने पहले पढ़ा, भट्टार गुरु जो जावा की बहुत ही लोकप्रिय मूर्ति है और लोग इन्हें ऋषि अगस्त्य का प्रतीक मानते हैं, जिनकी लोकप्रियता जावा में मिले अभिलेखों से मिलती है। राजा यशोवर्मन जिन्होंने 100 आश्रम स्थापित किए। देखिए आश्रमों का जो डिवाइडेशन है हमने इससे पहले के जो वीडियो है उसमें पढ़ा था, किस किस उम्र में कौन कौन से आश्रम में जाते हैं वो पढ़ा था और उसमें रहकर के व्यक्ति के क्या कर्तव्य है उसके बारे में। यदि आप नए विद्यार्थी हैं अभी चैनल से जुड़े हैं तो उस वीडियो को आप देखें तो आपका इन आश्रमों से संबंधित जो भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। इन आश्रमों में रह करके क्या होता था कि यहाँ पर विद्यार्थियों का, वृद्धों का, गरीब बच्चों और असहायों का पालन पोषण किया जाता था। इन आश्रमों ने भी भारतीय सभ्यता और संस्कृति का विस्तार का काम किया।
अशोक के बौद्ध संगति के बारे में भी जो शॉर्ट ट्रिक भी है और इनके अशोक के जो अभिलेख हैं उनसे संबंधित जो वीडियो है वो भी अपलोड है, तो आप ज़रूर उन वीडियो को देखें एक बार, ताकि आपको ये याद हो जाएंगे। इसी तरह से अशोक की बौद्ध संगतियाँ, उससे संबंधित जो वीडियो है वो अपलोड है, ट्रिक के साथ आप उसे याद कर सकते हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं बृहत्तर भारत के निर्माण, यानी कि अशोक ने तृतीय बौद्ध संगति बुलाई और उन्होंने यमन, स्वर्णद्वीप, लंका और सुदूर देशों में दूत मंडलों को भेजा। लंका में भी यानी श्रीलंका में भी उन्होंने अपने पुत्र और पुत्री को भारतीय धर्म दर्शन यानी बौद्ध धर्म के स्थायी प्रचारक के रूप में नियुक्त कर दिया, और इस तरह से अशोक ने बृहत्तर भारत निर्माण में बड़ा कदम उठाया। तो इस तरह से जो वृहद भारत का निर्माण है उसका, यानी कि यूँ कह सकते हैं आप कि अशोक जो थे सम्राट, जिन्होंने बृहत्तर भारत के निर्माण में कदम उठाए, यानी सबसे पहले यहाँ पर जो बौद्ध धर्म था उनको बाहर के देशों में भेजा और अपने दूतों, उन्होंने इसके लिए दूत मंडल जो थे वो बना करके भेजे। इस तरह से बौद्ध जो धर्म था वो भारत से निकल करके बाहर के देशों में गया। चौथे नंबर पर हम बात करेंगे समाज की। सबसे पहले वर्ण व्यवस्था। भारतीय सभ्यता एवं समाज का मूल आधार क्या है? वर्ण व्यवस्था। भारतीय संस्कृति के विभिन्न क्षेत्रों में प्रसार के कारण वह भी ये स्थापित हुई, यानी बाहर के देशों में भी वर्ण व्यवस्था की जो व्यवस्था थी वो स्थापित हो गई। बाली और कंबोज के निवासियों में जाति व्यवस्था के जो स्वरूप है वो आज दिखता है, वो भारत की प्राचीन वर्ण व्यवस्था का उदाहरण समझ सकते हैं। विभिन्न प्रकार की रस्में, विवाह का आदर्श, वैवाहिक संबंध लगभग भारत की तरह ही थे। सती प्रथा भी वहाँ प्रचलित है जैसा कि यहाँ थी। भारत के प्राचीन समाज की तरह वहाँ पर्दा प्रथा नहीं थी और भारतीय स्त्रियों की तरह ही उन्हें पति चुनने का अधिकार है। मनोरंजन के साधनों में देखें तो जैसे कि जुआ है, मुर्गों की लड़ाई है, संगीत, नृत्य, नाट्य, ये इनके प्रमुख मनोरंजन के साधन हुआ करते थे, क्योंकि आज की तरह वहाँ पर इतना कोई इंटरनेट तो था नहीं कि आप दूरदर्शन देखेंगे, फिल्म देखेंगे, नेट चला लेंगे, कोई भी मूवीज़ को कभी भी बैठ करके देख सकते हैं। तो इस तरह से वहाँ के जो लोगों के प्रमुख जो साधन थे वो यही थे। अब यहाँ देखते हैं उनका जावा में नाटक का लोकप्रिय जो रूप है वो है छाया नाट्य, जो व्यंग कहलाता है, और व्यंग के जो कथानक हैं वो रामायण और महाभारत से लिए गए, और आज भी ये खेल वहाँ पर उतने ही लोकप्रिय है, प्रचलित हैं, जो भारतीय संस्कृति की व्यापकता का परिचायक है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि जो ग्रंथ रामायण और महाभारत जो भारत के प्रमुख ग्रंथ हैं, महाकाव्य हैं, वो जावा में लोकप्रिय है। वहाँ का नाटक का जो लोकप्रिय जो रूप है वो छाया नाट्य है, जिसे व्यंग कहते हैं। और यहाँ जो व्यंग के जो कथाकार हैं, व्यंग के जो कथानक के जो मुख्य पात्र जो लिए गए हैं वो कहाँ से? रामायण और महाभारत से। तो इस प्रकार से वहाँ पर आज भी ये उतने ही लोकप्रिय हैं और प्रचलित हैं, और इस तरह से भारतीय संस्कृति के जो है ये परिचायक हैं। अब यहाँ के समाज का मुख्य खाद्य देखें तो वही जैसे कि भारत में है वैसा के वैसे ही चावल और गेहूँ वहाँ का मुख्य खाद्य है। इसी तरह से पान खाना वहाँ प्रचलित है, भारत की तरह ही वहाँ पर भी आभूषण और वस्त्रों को पहना जाता था। 5वें नंबर पर हम पढ़ेंगे कला। जहाँ जहाँ पर भारतीय संस्कृति का प्रभाव रहा वहाँ कला भी धर्म से प्रभावित रही, और कला की शुरुआती रूप पूर्णतः भारतीय ढंग का ही है। वहाँ की प्राचीन जो कलाकृतियाँ हैं वहाँ जाकर बसने वाले भारतीय कलाकारों की ही कृतियाँ मानी जाती है। अब कला की बात करते हैं तो सबसे पहले वहाँ के मंदिरों की हम बात करते हैं, जो है जावा के मंदिर। सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि जावा के जो मंदिर हैं उनकी क्या विशेषता है, कैसे ये भव्य हैं, कितने मंजिल के हैं, कितने लंबे और चौड़े हैं, उनके बारे में हम देखेंगे। इंडोनेशिया के मध्य जावा प्रांत के मगेलांग नगर में ये स्थित है। जावा का सबसे महत्वपूर्ण जो वास्तुशिल्प है वो है बोरोबुदुर मंदिर। 750 से 850 के बीच में शैलेंद्र राजवंश के कार्यकाल में इसका के संरक्षण में इसको बनवाया गया था, और ये भव्य भवन जो है 9 मंजिला है। सबसे ऊपर एक घंटानुमा स्तूप है और इसका जो सौंदर्य है वो अकथनीय है। दूसरी जो विशेषता है वो है बरामदों में बनी मूर्तियों की पंक्तियाँ, और मूर्तियों की पंक्तियों की कुल संख्या जो है वो 11 श्रृंखलाएं हैं और कुल संख्या है 1500।
बैसाख पूर्णिमा के दिन बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग इस स्मारक में उत्सव मनाते हैं और यूनेस्को के द्वारा इसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया है। बोरोबुदुर जो है इंडोनेशिया का, यानी इंडोनेशिया के अंदर आता है ये बोरोबुदुर, और सबसे अधिक दौरा किया जाने वाला ये पर्यटन स्थल के रूप में भी ये चर्चित है। बोरोबुदुर की बुद्ध की मूर्तियां हैं, मेघदूत की बोधिसत्व मूर्तियों की स्वतंत्र मूर्तियां जावा की मूर्तिकला के सुंदरतम नमूनों में मानी जाती है। चेहरे पर देवी का आध्यात्मिक भाव इन मूर्तियों की प्रमुख विशेषता है। कोई संदेह नहीं है कि भारत की गुप्तकालीन मूर्ति कलाओं से इन मूर्तियों की रचना की प्रेरणा मिली होगी। जावा का एक अन्य मंदिर भी बोरोबुदुर जितना ही विशाल नहीं है और नहीं उसकी जैसी भव्यता पा सका है। जावा की प्रम्बनन घाटी में स्थित लारो जंगरंग मंदिर का स्थान जो है द्वितीय माना जाता है। मुख्य 8 मंदिर हैं जिनमें शिव की मूर्ति प्रतिष्ठित है। इसके उत्तर के मंदिर में विष्णु, तो दक्षिण के मंदिर में ब्रह्मा की जो मूर्ति है। बरामदे के भीतरी भाग में कुल 42 मूर्तियों के फलक जो है उत्कीर्ण है और जिनमें रामायण के आरंभ से लेकर और लंका पर आक्रमण के जो दृश्य हैं वो अंकित है। कम्बुज के मंदिरों की बात करें तो कम्बुज में अंगकोर नामक स्थान के जो आरंभिक वास्तुशिल्प के कुछ मंदिर हैं जो भारतीय मंदिरों से बहुत मिलते जुलते हैं। मंदिर के मध्य और किनारों के जो शिखर हैं वो उत्तर भारतीय शैली के हैं और इस ढंग का सर्वोत्तम और पूर्ण नमूना अगर देखें तो वो है अंगकोर वाट में। शिखरों को चारों दिशाओं की ओर मुंह किए हुए मुंडों के द्वारा ढककर नवीनता उत्पन्न की गई है। साथ ही साथ मंदिर और नगरों के चारों ओर गहरी खाई है। ऊपर पुल का रास्ता है। रास्तों के दोनों तरफ, यानी इन रास्तों के दोनों तरफ देखें तो सांप के शरीर को खींचते हुए दैत्यों की शक्लें बनी हुई है और जो पुल पर जंगले का काम करती है। संसार की वास्तुकला में ये निश्चय ही अनोखी और मौलिक वस्तुएं हैं। अब आप अगर इसकी इमेज देखेंगे आप तो आपको ये ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा। कम्बुज के जो मंदिर हैं और ये अंगकोर वाट में है, उसको आप देखें। ये जो चित्र आप देख रहे हैं ये है अंगकोर वाट का विष्णु मंदिर। बड़ा भव्य और विशाल जो है ये मंदिर बना हुआ है। साथ ही साथ इसके मंदिर के मध्य और किनारों के जो शिखर हैं वो उत्तर भारतीय शैली के बने हुए हैं। अगर मैं आपको इमेज को और ज़्यादा जूम करके दिखाऊं तो आप देखिए इनके जो ये शिखर जो बने हुए हैं ये भारतीय शैली के हैं और मंदिर और नगरों के चारों ओर गहरी खाई है। इसके मंदिर और इसके जो नगर हैं आसपास उनके चारों ओर क्या है, गहरी खाई बनी हुई है। साथ ही साथ इसमें ऊपर जाने के लिए पुल बना हुआ है और रास्तों के दोनों ओर सांप के शरीर को खींचते हुए दैत्य की शक्लें बनी हुई हैं। तो इस तरह से ये जो है संसार की वास्तुकला में अनोखी और मौलिक वस्तुएं हैं, आपने देखा। साथ ही साथ इस मंदिर में एक और है कि इसके शिखर के चारों दिशाओं की ओर मुंह किए हुए मुंडों के द्वारा ढक करके नवीनता प्रकट की है। वो वाली फोटो भी आप देख लें तो आपको ये याद रह जाएगा। ये जो इमेज आप देख रहे हैं ये अंगकोर वाट में है और यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया कि शिखरों को चारों दिशाओं की ओर मुंह किए हुए मुंडों के द्वारा ढक करके नवीनता प्रकट की गई है। यानी कि आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि बड़ी बड़े जो पत्थर से इन पर जो मुंह बनाया गया है दैत्यों का, यानी कि मुंडे बनाई गई है, यानी कि इनके जो चेहरे हैं वो आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं इन पत्थरों को। अगर मैं और थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाऊं तो ये स्पष्ट रूप से आप देखेंगे कि यहाँ पर इनके जो मुंह हैं वो बनाए गए हैं चारों दिशाओं की ओर। तो इस तरह से वहाँ की जो विशालता है, भव्यता है इन मंदिरों को देखने की, क्योंकि उस समय इतनी कोई टेक्निक नहीं थी लेकिन फिर भी इनके जो भव्य मंदिर हैं उस समय से लेकर के आज तक ऐसे कैसे ही हैं। थोड़े से जो समय परिवर्तन होता है तो खुले में अगर कोई चीज़ रखी है तो ख़राब होती है। तो इस तरह से ये थोड़ी सी तड़की हुई सी है, कहीं से टूटी फूटी ज़रूर नज़र आएगी। लेकिन आप इसे अच्छी तरह से देख लें कि इसकी चारों दिशाओं की ओर, यानी चारों दिशाओं में मुंह किए हुए मुंडों के द्वारा इसे ढक करके एक नवीन शैली, एक नवीनता इसमें प्रकट की गई है जो हम इसके अलावा कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगी हमें। ये जो इमेज आप देख रहे हो ये अंगकोर वाट का विष्णु मंदिर है जिसके शिखर पर, यानी चारों दिशाओं पर मुंह किए हुए मुंडों की जो मूर्तियां हैं वो बनाई गई है। यानी ऐसी शैली
जो है नवीनता उत्पन्न करती है। ऐसे मंदिरों में आपको कहीं अन्य और देखने को नहीं मिलेगा। तो इस तरह की जो मूर्तियां हैं जिनकी बनावट है वो आप देखें इस तरह बनाई गई है। और फिलहाल इस फोटो में आप देख सकते हैं कि जगह जगह से तड़की हुई है, काफ़ी साल पुरानी है। जब से लेकर के अब तक जो इसकी जो इमेज है उसमें हम देख सकते हैं कि कितनी जगह से ये टूट गई है। तो इस तरह से आप ये याद रखेंगे कि ये जो मंदिर है वो अंगकोर वाट का विष्णु मंदिर है। उनके शिखर पर इस तरह के जो चेहरे हैं वो बनाए गए हैं। तो इससे आपको याद रहेगा। किसी भी विषय को और ज़्यादा रोचक और ज़्यादा उसे इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ज़रूरी है कि हम इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें कि कुछ इमेजेस हो, कुछ उससे संबंधित कोई रिलेटेड कोई हमको मिल जाता है पढ़ाने के लिए, तो उस सब्जेक्ट को समझने में और समझाने में बड़ी आसानी होती है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे और समझ में आए तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें और शेयर करते रहें। इन भवनों की अगर विशालता की बात करें तो इसकी लंबाई और चौड़ाई से लगा सकते हैं। जैसे कि मंदिर की चार दीवारी के बाहर ही 650 फीट चौड़ी खाई है जो कि करीब 2 मील तक फैली हुई है। और 36 फीट चौड़ा इसका रास्ता है। और पश्चिमी फाटक से लेकर के पहले बरामदा तक की जो सड़क है वो 1560 फीट लंबी है, जो 7 फीट ऊंची है। और अंतिम मंजिल का जो केंद्रीय या शीर्ष जो है वो जमीन से 210 फीट की ऊंचाई पर है। तो ये भव्य मंदिर है। और कभी अगर आपको देखने का मौका मिले तो ज़रूर आप इसे देखें। बाकी कई बार एग्जाम में इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि इसका लंबाई और चौड़ाई कितनी है, या इसका जो मंजिल है यानी अंतिम मंजिल का जो केंद्रीय शीर्ष है वो ज़मीन से कितने फीट ऊपर है, ऊपर जाता है। या फिर यूँ कहो कि जो सड़क बनी हुई है 1560 फीट लंबी है तो वो कितनी ऊंची है, तो 7 फीट ऊंची है। तो इस तरह से कुछ जो है लंबाई चौड़ाई के बारे में भी पूछ लिया जाता है। अगर वो प्रसिद्ध मंदिर है तो कई बार इस तरह के जो प्रश्न है वो एग्जाम में बन जाते हैं। चलते हैं अगले मंदिर की ओर। नाम है आनंद मंदिर। वर्मा यानी अभी अगर वर्तमान बात करें वर्मा का तो म्यांमार है। यानी उस समय वर्मा में सर्वोत्तम मंदिर है पेंगन का आनंद मंदिर, जो 564 वर्ग फीट के चौकोर आंगन के बीच में स्थित है। और मुख्य मंदिर जो है वो ईंटों का बना हुआ है जो वर्गाकार है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो पेंगन का आनंद मंदिर है वो चौकोर आंगन के बीच में स्थित है। और कितने वर्ग फीट पर है? 564। अब इसके मुख्य मंदिर की बात करें तो ये ईंटों का बना हुआ है, जो वो भी कैसा है? वर्गाकार। भव्य अनुपात और व्यवस्थित नियोजन के साथ में आनंद मंदिर का जो सौंदर्य है, यहाँ उत्कीर्ण पत्थर की असंख्य मूर्तियों और दीवारों पर लगी मिट्टी के चमकीले फलकों से बड़ा है। पत्थर पर उत्कीर्ण जो मूर्तियां हैं उनकी संख्या है 80। और इनमें क्या है? बुद्ध के जीवन की मुख्य घटनाएं जो हैं वो अंकित हैं। यह मंदिर कैसा है? भारतीय शैली में ही विकसित हुआ है। यानी कि हमारी जो संस्कृति है, हमारे मंदिर बनाने की जो कला है वो यही नहीं है, बल्कि बाहर के जितने भी मंदिर हैं वो जो बनाए गए हैं ये मंदिर वो भारतीय शैली में ही विकसित हुए हैं। यानी हमारी जो सभ्यता है, हमारी जो संस्कृति है वो भारत में ही नहीं भारत के बाहर भी फैली है। चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो उसको मूर्तियों की बात कर लें, चाहे हम वहाँ के समाज की बात कर लें, चाहे वहाँ के खान पान की बात कर लें, आभूषणों की बात कर लें। और इस तरह से यहाँ की जो सभ्यता थी वो बाहर फैली है। इसी तरह से बढ़कर के बृहत्तर भारत का निर्माण हुआ है। जैसा कि आपने देखा कि भारतीय शैली में ये विकसित मंदिर है और इनमें बुद्ध के जीवन की मुख्य घटनाएं यहाँ पर अंकित की गई है। यानी इस ढंग के जो मंदिर थे वो बंगाल में पाए जाते हैं और उन्हीं की प्रेरणा से ये आनंद मंदिर के नियोजन की प्रेरणा मिली होगी। इस मंदिर के लिए एक विशेष अध्ययन किया है ड्यूरोसाइल ने। क्या कुछ कहा है इन्होंने इसके अध्ययन करने के बाद, वो हम देखते हैं। क्या कहा उन्होंने आनंद मंदिर के निर्माण को लेकर के ड्यूरोसाइल ने? उन्होंने कहा कि जिन वास्तुकारों ने आनंद मंदिर का नियोजन किया, निर्माण किया, वे निस्संदेह भारतीय थे। शिखर से लेकर कुर्सी तक प्रत्येक वस्तु और बरामदों में पाई जाने वाली अनेक प्रस्तर की जो मूर्तियां हैं तथा कुर्सियों और गलियारों में लगे मिट्टी के फलकों में भारतीय कला, कौशल और प्रतिभा की अमिट छाप दिखाई देती है।
और इस तरह से मान सकते हैं कि आनंद मंदिर वर्मा की राजधानी में बना होने पर भी एक भारतीय मंदिर ही है, ऐसा इन्होंने कहा। तो इस तरह से आप देखा कि ड्यूरोसाइल ने इस मंदिर के बारे में बहुत ही अच्छी अध्ययन करने के बाद बात कही। अब हम बात करते हैं कि भारतीय संस्कृति के विभिन्न पहलुओं का विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में गहरा प्रभाव रहा, चाहे वो सूरीनाम हो, ईरान, कई अफ्रीकी देश हों। हमारी जो संस्कृति का गहरा प्रभाव है वो वहाँ पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। देखिए, आज का जो ये टॉपिक था वो इतना ही है, और आज का जो ये टॉपिक है वो क्लास 7th का है, और यहाँ की हिस्ट्री से हम शुरुआत कर रहे हैं 7th क्लास की, वृहत्तर भारत से। आपको यह टॉपिक कैसा लगा ज़रूर बताएं। अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ इस टॉपिक को शेयर कीजिए ताकि उनका भी ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो, उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो मैटर है वो पढ़ने को मिले। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और देखते रहें सुमन श्री एजुकेशन चैनल।